हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी हिंदी में। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपना नीट 2019 में आया हुआ। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाई को क्या कहा जाता है? तो देखो, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो देखो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें बीजांडकाई या न्यूक्लियस जो वो अवशेष ही रह जाता है, और जिन बीजों में बीजांडकाई या न्यूक्लियस अवशेष ही रहता है उन्हें हम लोग परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। इंग्लिश में पेरिस्पर्म, हिंदी में परिभ्रूणपोष कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल की, तो उनमें जो है काली मिर्च, कॉफ़ी, अरंडी, इलायची, निम्फिया, ये जो है वो परिभ्रूणपोष के एग्जाम्पल है जिनमें बीजांडकाई या न्यूक्लियस बीज के अंदर अवशेष ही रहता है। तो इसका जो अपना सही आंसर है वो सी, परिभ्रूणपोष होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सहायक कोशिका में संकलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो आवर्तबीजी है एंजियोस्पर्म, उनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है, और आवर्तबीजियों में द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होता है और द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है, और इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन या फिर जन्नात्मक निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। क्या? जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और द्विगुणित जाइगोट बनाता है आवर्तबीजियों में या एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा जो दूसरा नर युग्मक था वो जो है आप लोगों को पता होगा कि दो ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक या केंद्रीय कोशिका के साथ जुड़ता है, और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पेन, जिसे हम लोग पेन भी कहते हैं, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, इंग्लिश में हम लोग इसे शॉर्ट में पेन, फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, का निर्माण करता है। और ये जो है दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ जुड़ता है, इसे हम लोग कायिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है कि एक जो नर युग्मक है वो अंड के साथ जुड़ता है और एक नर युग्मक केंद्रीय कोशिका या दो ध्रुवीय नाभिक या केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है। तो पहला ऑप्शन देखो अपना, एक अंड के साथ संलित होता है बिल्कुल, और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्र कोश से संलित होता है। तो पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका अपना ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद नीट 2019 का क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके बाद अपना पुष्पीय प्लांट में या पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हम लोगों को चुनना है। पहला है देखो ए, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है। सही है या गलत? बताओ। मैं कह सकता हूँ कि गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बीजांड जो है वो बीज में विकसित होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है, युग्मनज जो है वो जाइगोट वो भ्रूण बनाता है, और जो केंद्रीय कोशिका थी वो भ्रूणपोष जो कि त्रिगुणित होता है उसका निर्माण करता है। तो बीजांड इसमें बोला है कि भ्रूणकोश को विकसित करता है, गलत है। बीजांड जो है वो बीज में विकसित होता है, बीज का निर्माण होता है बीजांड से, और याद रखना है ये। तो ए अपना गलत है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन भी ए ही होगा, क्योंकि हम लोगों से गलत ऑप्शन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ? तो देखो, परागकण जो है उसकी बाह्य चोल आप लोगों को पता होगा, एक उच्च प्रतिरोधी वसीय पदार्थ जिसे हम लोग स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, इस स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है।
और ये स्पोरोपोलिनिन आप लोगों को पता होगा कि किसी भी प्रकार के एंजाइम से विघटित नहीं होता है, और यही स्पोरोपोलिनिन जो है वो परागकण को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? स्पोरोपोलिनिन, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, समपक्ष परागकण किस में होते हैं? तो देखो, समपक्ष परागकण का मतलब क्या है? ऐसे परागकण जो पंखनुमा संरचना जिनमें पाई जाए और जो हवा में उड़ते हों, ऐसे परागकण होते हैं समपक्ष परागकण। और ध्यान रखना कि समपक्ष परागकण जो है वो पाइनस में पाए जाते हैं। पाइनस में जो प्रत्येक परागकण उसमें 2 पंखनुमा संरचना पाई जाती है और ये हवा में उड़ते हैं, और यह जो है वायु परागण के लिए एक अनुकूलन होता है। ठीक है, तो इसका जो अपना समपक्ष परागण किस में पाया जाता है? तो वो पाइनस, डी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सरसों, साइकस और आम के जो परागण होते हैं उनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो समपक्ष परागण पाइनस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, दोहरा निषेचन क्या है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे पता है आप लोग बड़े आसानी से इसे कर लोगे। इसके अलावा इससे पहले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने दोहरे निषेचन की बात भी की है पूरी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलित होता है, जिसे हम लोग युग्मक संलयन या सत्य निषेचन कहते हैं, और एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रीय कोशिका के साथ संलित होता है, जिसे हम लोग कायिक निषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन पहला तो अपना नहीं होगा। बी देखो, एक नर युग्मक 2 द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के साथ सही है, लेकिन इसके साथ साथ युग्मक संलयन भी होता है, तो बी भी इस हिसाब से अपना सही नहीं होगा। बी भी इसका आंसर नहीं है। सी देखो, एक परागनली में 2 नर युग्मकों का 2 विभिन्न अंडों के साथ संलयन, नहीं, ये भी गलत है। और डी है युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। बिल्कुल, दोहरे निषेचन में युग्मक संलयन भी होता है और त्रिसंलयन भी होता है, तो इस हिसाब से डी अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, नीट 2017 में आया हुआ है। एक आवर्तबीजी प्लांट में क्रियाशील या कार्यशील बीजाणु से क्या विकसित होता है? ए है बीजांड, बी है भ्रूणपोष, सी है भ्रूणकोश और डी है भ्रूण। तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट कर बताएं, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट कर इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, हम लोग एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं भ्रूण कैसे बनता है, तो काफ़ी बात कर ली हम लोगों ने कि एक नर युग्मक अंड कोशिका या एक सेल के साथ संयुग्मित होता है, संलित होता है और जाइगोट बनता है, जिससे क्या बनता है? द्विगुणित जाइगोट बनता है, जो कि आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, हो गई बात। भ्रूणपोष की बात करूं तो दोहरे निषेचन में ही बात की थी कि भ्रूणपोष कैसे बनता है कि एक नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ संलित होता है, जिसे हम लोग कायिक निषेचन या त्रिसंलयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वो जो है त्रिसंलयन के द्वारा क्या बनता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, देखो, पोषण प्रदान करता है, तो पोषण में पोष शब्द आता है, भ्रूणपोष में पोष शब्द आ रहा है, तो भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्लियर है? इसके अलावा बात करें भ्रूणकोश की, तो याद रखना जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है वो विकसित होता है भ्रूणकोश में। तो अब यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में क्रियात्मक बीजाणु या क्रियाशील बीजाणु किस में विकसित होता है? भ्रूणकोश में। ठीक है, तो सी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करूँ बीजांड, तो बीजांड आप लोगों को पता है आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। और फल का निर्माण में पूछूं कि फल का निर्माण आगे चलकर किससे होता है, तो अंडा से विकसित होता है फल में, बीजांड विकसित होता है बीज में। टोटल क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? तो ये आप लोगों को पता होगा, सम्मोहक और पारितोषिक कीट परागण के लिए आवश्यक होते हैं, तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना नीट 2017 का ही है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होती है। तो देखो, ये जो लक्षण है कि पुष्प जिसमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और एक पुष्प क्रम से बंधे रहते हैं, ये लक्षण आप लोगों को पता होगा कि वायु परागित पुष्पों का ये लक्षण है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो याद कर लेना कि ये लक्षण वायु परागित पुष्पों का है। तो इसका जो अपना आंसर है वो सी, वायु परागित करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो नीट 2017 का, और आप लोगों को बता दूं कि नीट 2017 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस चैप्टर को हल्के में मत ले लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है। पहला है स्वयुग्मन और परनिषेचन। तो एक लिंगाश्रयी प्लांट स्वयुग्मन को तो रोकता है लेकिन परनिषेचन को नहीं रोकता, तो ये तो अपना नहीं होगा। बी देखो, स्वयुग्मन और सहजातीय पुष्पी परागण, बिल्कुल एक लिंगाश्रयी प्लांट जो है वो स्वयुग्मन और सहजात पुष्पी परागण को रोकता है, तो इसका अपना आंसर कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग बिल्कुल आराम से कर लोगे। सबको पता है कि द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी में पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, डी करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अधिकांश आवर्तबीजी प्लांट में पहला ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, सही है या गलत। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु अक्रियाशील होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, और एक बीजाणु जो क्रियाशील होता है वो किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, तो ए अपना करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर जो है वो भी अपना ए ही होगा। ठीक है। इसके अलावा बी सी डी ऑप्शन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बी ऑप्शन देखो क्या है, भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है, सही है या गलत। मैं कह सकता हूँ गलत है, क्यों, क्योंकि जो केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में होती है वो छोटी नहीं होती है, लघु नहीं होती है, वो बड़ी होती है, तो बी गलत है। सी देखो, अंड में या एग कोशिका में तंतु रूपी समुच्चय होता है, गलत है, क्योंकि तंतु रूपी समुच्चय सहायक कोशिका में होता है, सी भी गलत है। डी देखो, बहुत सी प्रतिव्यासांत कोशिका होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रतिव्यासांत कोशिका की संख्या कितनी होती है, 3, तो इस क्वेश्चन का अपना ए आंसर करेक्ट था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, जल हाइसिंथ या इसे हम लोग जलीय कुंभी या आइकोनिया या टेरर ऑफ बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, तो जल हाइसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है। तो देखो, ये जो है जलीय पौधे हैं, और ये जलीय पौधे होने के बाद भी इनमें परागण जो है वो जल द्वारा नहीं होता है, इनमें परागण होता है हवा और कीटों द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, कीट और पवन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये याद रखना, जल हाइसिंथ, जलीय कुंभी और जल कुमुदिनी या वाटर लिली जो है, इनमें जो है जलीय पौधे होकर भी इनमें परागण जो है वो हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल जुबान पर रहना चाहिए। देखो क्या है क्वेश्चन, आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है। तो आवर्तबीजी का जो बीजांड है वो गुरु बीजाणु धानी के समतुल्य होता है, तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। और ये तो बिल्कुल डिट्टो याद रहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है, गुरु बीजाणु धानी के समकक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हम लोगों को गलत कथन चुनना है। पहला देखो, परागकण अंकुरण तथा परागनली वृद्धि परागकण तथा स्त्री केशर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही बात है। और याद रखना है किसके द्वारा? रासायनिक घटक द्वारा नियंत्रण। किसके द्वारा? रासायनिक घटक द्वारा। तो पहला तो सही है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को गलत बताना है। बी ऑप्शन देखो क्या है, कुछ सरीसृप कुछ प्लांट जातियों में परागण करते हुए बताए गए हैं। सही बात है। सी देखो, बहुत सारी जातियों के परागण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं। सही है या गलत? क्या मैं कह सकता हूँ गलत है? क्यों? क्योंकि केवल एक जाति के परागण उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, ना कि बहुत सारी जातियों के परागण। तो सी अपना गलत है और हम लोगों को गलत आंसर ही बताना था, तो इसका अपना सी ही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलूं? हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले डी ऑप्शन भी देख लो कि कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग पराग चोर या मकरंद चोर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुष्प प्लांट में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पुष्प पौधों में बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है। हिंदी में हम लोग इसे असंग जनन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? एपोमिक्सिस या असंग जनन, बिना निषेचन के बीज का बनना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि बिना निषेचन के फल बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी, बिना निषेचन के फल बनना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलूं? अगला क्वेश्चन अपना देखो, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन हम लोगों को चुनना है। ए ऑप्शन है, बहुत सी जातियों के परागण गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। सही बात है, परागण एलर्जी के लिए उत्तरदायी है और इनसे जो है वो अस्थमा भी होती है, और अस्थमा आप लोगों को पता है एक प्रकार की एलर्जी ही है। तो ये तो अपना सही है, लेकिन हम लोगों को गलत कथन चुनना है। बी ऑप्शन देखो, द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजना में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सही बात है, तो बी भी अपना नहीं होगा। सी ऑप्शन है, पराग कोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करता है। सही है या गलत? क्या मैं कह सकता हूँ गलत है? क्यों? क्योंकि टेपिटम आप लोगों को पता होगा कि जो परागकण हैं उनको पोषण प्रदान करते हैं। टेपिटम लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक भित्ति होते हैं और परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं, ना कि स्फुटन में सहायता करते हैं। तो सी अपना गलत आंसर है। हम लोगों को गलत ही चुनना था, तो सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा डी ऑप्शन दे रखा है, परागकणों की बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर अपना क्या होगा? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ छोर किससे जुड़ता है? तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पुंकेसर का समीपस्थ छोर पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ता है, और जो दूरस्थ छोर है वो परागकोश से जुड़ता है। ठीक है, तो इसका अपना कौन सा होगा? समीपस्थ छोर पूछा है तो पुष्पासन या पुष्पदल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और इसी की जगह अगर दूरस्थ छोर पूछ लेता तो परागकोश कर देते। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या होता है? तो देखो, नारियल पानी में जो घिरा हुआ सफ़ेद कर्नल होता है या सफ़ेद गिरी, जिसे हम लोग नारियल मील भी कहते हैं, ठीक है, वो तो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या? जो नारियल में जो सफ़ेद गिरी होती है वो होती है कोशिकीय भ्रूणपोष, और जो केंद्र में नारियल पानी भरा होता है, नारियल दूध भी जिसे हम लोग कहते हैं, वो स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष होता है जिसमें हजारों केंद्रक पाए जाते हैं।
तो हम लोगों से क्या पूछा है क्वेश्चन में, नारियल पानी के बारे में, तो वह क्या है, स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष। तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कोशिकीय भ्रूणपोष या स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 2015 में आया हुआ। आवर्तबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म में नर युग्म को उद्भिद क्या बनाता है। तो देखो आवर्तबीजी पौधों में जो नर युग्म को उद्भिद है वो 2 स्पर्म, 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका बनाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, देखो पहला है 1 शुक्राणु, नहीं। बी 1 शुक्राणु, नहीं। सी 3 शुक्राणु, नहीं। डी है 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका, तो डी अपना करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, किस में पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो देखो एकलिंगी पुष्प का मतलब है कि नर और मादा अलग अलग पुष्प पर हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एकलिंगी। और इनमें से जो है खीरा जो है वो एकलिंगी पुष्प होते हैं खीरे में, तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है तंतु रूपी उपकरण या फिलीफॉर्म एपार्टस किसका लाक्षणिक गुण है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपार्टस या तंतु रूपी उपकरण जो वो सहायक कोशिका में पाया जाता है, तो सहायक कोशिका सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो अपना आवर्तबीजी प्लांट में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होता है। तो देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, और ये भी अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। मतलब लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं, तो बी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल है। पहले पॉइंट है अनिषेक फल होता क्या है। तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं वो होते हैं अनिषेक फल, या पार्थेनोकार्पी इसे हम लोग कहते हैं, बिना निषेचन के फल विकसित होना। और ऐसे फल प्राकृतिक रूप से बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। अनिषेक फलन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे केला और अंगूर इसके एग्जाम्पल है। तो अनिषेक फल कौन है, केला और अंगूर। इसमें क्या दे रखा है, केला दे रखा है सी ऑप्शन में, तो सी अपना करेक्ट है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। तंतु रूपी समुच्चय का क्या कार्य है। तो देखो तंतु रूपी समुच्चय का कार्य पूछा है, पहला बोल रहा है वर्तिकाग्र पर उपयुक्त परागण को पहचानना, नहीं। बी है जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना, ये काम भी तंतु रूपी समुच्चय का नहीं है। सी मकरंद का उत्पादन, नहीं, ये काम भी तंतु रूपी समुच्चय का नहीं है। डी है परागनली के परिवेश का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही बात है। तंतु रूपी समुच्चय का कार्य होता है परागनली के परिवेश का मार्गदर्शन करना, उसे मार्ग दिखाना, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एल्ब्यूमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं। देखो मक्का, अरंडी और गेहूँ, इन तीनों में तो एल्ब्यूमिन युक्त बीज उत्पादित होते हैं, और हम लोगों से पूछा है रहित, यानी कि इसमें एल्ब्यूमिन परत नहीं पाई जाती। डी है मटर, मटर में एल्ब्यूमिन रहित बीज होते हैं, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा मटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। पराग गोलियां बाजार में किस लिए उपलब्ध होती है। तो ये आहार संपूरक के लिए उपलब्ध होती है, तो आहार संपूरक कौन सा है, सी आहार संपूरक, तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सहजात पुष्पी परागण में क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, सहजात पुष्पी परागण। इसमें जो है ध्यान रखना, परागण, एक पौधे के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर गिरते हैं और परागण होता है। ठीक है, तो ये होता है सहजात पुष्पी परागण में। पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को, एक पुष्प का निषेचन उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के पराग से होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए ही अपना आंसर सही आ गया है, तो ए अपना सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। पहला है, देखो क्या है, ऑप्शन ए, पराग कण का बाहरी कठोर आवरण एंथ्रेचोल या इंटाइन कहलाता है। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि पराग कण या लघु बीजाणुधानी की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें लघु बीजाणुधानी में 4 भित्ति परतें होती हैं, जिसमें सबसे बाहरी एपिडर्मिस, उसके अंदर दूसरी लेयर जो है वो एंडोथीसियम, तीसरी लेयर मध्य परत और चौथी लेयर जो है वो टेपिटम होती है। कौन सी सबसे बाहर? एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, फिर मध्य परत और फिर टेपिटम। आप लोगों को पता होगा कि टेपिटम जो है वो सबसे आंतरिक परत होती है लघु बीजाणुधानी की, और यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि एंडोथीसियम लघु बीजाणुधानी में कहाँ प्रेजेंट होती है? तो क्या बताओगे? एपिडर्मिस और मध्य परत के बीच में एंडोथीसियम होती है। ठीक है, तो ए की बात करूँ तो ए ऑप्शन तो अपना गलत था, हम लोगों को सही चुनना था, तो ए अपना आंसर नहीं होगा। बी देखो, बी है बीजाणुजन उत्तक अगुणित होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि बीजाणुजन उत्तक द्विगुणित होते हैं, 2n होते हैं। सी ऑप्शन देखो, अंतस्थीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत, क्योंकि लघु बीजाणु का निर्माण जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका करती है, ना कि एंडोथीसियम, तो सी भी गलत है। डी बोल रहा है टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण करती है। बिल्कुल सही बात है, सही हम लोगों से पूछा था, तो इसका अपना सही आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अनुन्मूल्य परागण। अनुन्मूल्य परागण का मतलब है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, और इसका क्या लाभ है? तो देखो, क्लिस्टोगेमी पौधों में आप लोगों को पता होगा कि पुष्प जो है वो बंद रहते हैं और कभी भी खुलते नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं, और हमेशा बंद रहेंगे तो इनमें जो है स्वपरागण ही होगा केवल, पर परागण की कोई संभावना नहीं होती है, केवल स्वपरागण होता है। और उदाहरण क्या है जिनमें क्लिस्टोगेमी या अनुन्मूल्य परागण पाया जाता है? उसके उदाहरण है वायोला और ओक्जेलिस, इनमें जो है क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। और क्लिस्टोगेमी हमेशा जो पुष्प है वो बंद रहते हैं, तो ये जो है पराग कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा अपना? देखो, पहला है उच्चतर आनुवंशिक विविधता, नहीं, गलत है, क्योंकि इनमें तो स्वपरागण हो रहा है, तो उच्चतर आनुवंशिक विविधता वैसे भी नहीं आएगी, तो ए तो गलत है। बी है अधिक प्रबल संतान, ये भी नहीं है। सी है पराग कारकों पर निर्भरता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुन्मूल्य परागण या क्लिस्टोगेमी में पराग कारकों पर कोई भी निर्भरता नहीं होती है, तो सी अपना करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2013 का है, क्वेश्चन नंबर 31। किस में बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता है? तो देखो, किस में होता है पहले मैं वो बात करता हूँ। तो मक्का, मूंगफली और चने में झिल्ली में, पतला झिल्ली में बीजावरण होता है, जबकि नारियल में नहीं होता है, तो इसका अपना आंसर कौन सा जाएगा? नारियल, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक प्लांट के पराग कोश से पराग कण के एक भिन्न प्लांट के यानी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं? तो ये सिंपल सा है, एक प्लांट से परागकण दूसरे प्लांट के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, इस प्रकार का जो परागण है उसे हम लोग परनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इसका अपना आंसर बी परनिषेचन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2021 का क्वेश्चन है। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोश निम्न में से कौन सा होता है?
तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोश में जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना होती है। 7 कोशिका कौन कौन सी होती है, जिनमें 3 प्रतिव्यासांत कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका और 1 केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। बाकी सारी सेल्स में 1 केंद्रक होता है, केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो इस तरीके से 8 केंद्रकी और 7 कोशिकीय अवस्था बनती है। तो इसका अपना आंसर कौन सा होगा, बी, 8 केंद्रकी और 7 कोशिकीय अवस्था, बी करेक्ट है। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। बीजांड का पिंड बीजांड व्रंत से कहाँ पर संलित होता है, यानी कहाँ पर जुड़ता है, तो नाभिका या हाइमन पर जुड़ता है। तो कौन सा होगा, डी, नाभिका करेक्ट होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, और ऐसे ही इजी क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करोगे ना, तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से लगा कर जाना। अगला क्वेश्चन फिर से नीट 2020 में आया हुआ है। प्लांट का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर होती है। 2 पीढ़ी में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर होती है, ये बताना है हम लोगों को। पहला है देखो, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, 2 नर युग्मकों वाली अंकुरित परागगण, 2 नर युग्मकों वाली अंकुरित परागगण, तो ये अलग अलग पीढ़ी नहीं है, तो दूसरा नहीं होगा। एक ही पीढ़ी के हो गए, ये तो हम लोगों को अलग अलग पीढ़ी के बताने हैं। ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखो, फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज, ये भी अलग अलग पीढ़ी नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके बाद चौथा देखो, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, तो ये अलग अलग पीढ़ी है, और एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी है, तो 4 सही है। तो इस हिसाब से अपना 1 और 4 दोनों है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा सी ऑप्शन है, तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। जल कुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है, तो वही है, ये ऐसे जलीय पौधे हैं जिनमें परागण कीट और वायु द्वारा होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, कीट और वायु, ए नहीं, बी जल दे रखा है नहीं, सी में जल दे रखा है नहीं, डी में कीट और वायु द्वारा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पहले भी बात की थी इसकी हम लोगों ने।